हाँ जी स्टूडेंट, करो चेक करो ऑडियो वीडियो ना एक बार। ठीक है जी। तो अब तक आपने क्या सीखा? लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ये कुछ बैक पिच, फ्रंट पिच, पिच फैक्टर, फुल पिच कोयल, शॉर्ट पिच कोयल। ठीक है, ये कुछ रिलेशनशिप आप देख पा रहे हो। आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन वाला, राइट। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? ठीक है जी। आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, डीसी जनरेटर की आज हम बात करेंगे। तो समझिए आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे जो डीसी मशीन से रिलेटेड है। ठीक है जी, देखिए भाई आर्मेचर रिएक्शन क्या होगी। पेन सेलेक्ट कर लूँगा इसका ना। जस्ट वेट 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 वेट। हाँ जी हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। इसका पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा यार इसमें। ये आ जाए, ठीक है, हो गया। देखो आर्मेचर होता कहाँ पर है? आर्मेचर होता कहाँ पर है? आर्मेचर डीसी मशीन में होता कहाँ पे? रोटेटिंग पार्ट में। कहाँ पर होता है? रोटेटिंग पार्ट। और रोटेटिंग पार्ट किसको बोलते हैं? रूटर को। किसको बोलते हैं? रूटर को। आप मुझे एक सिंपल सी स्टोरी बताना जो आपने अब तक सीखी है कि एक तो है स्टेटर। ठीक है, स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट ऑफ मोटर मशीन या जनरेटर, कुछ भी आप कहें। सेकेंड पार्ट होता है रूटर। अब आप ये जानते हैं रूटर पे भी एक वाइंडिंग होती है और स्टेटर पे भी एक वाइंडिंग होती है, सुनो। रूटर पे जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं आर्मेचर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आर्मेचर। डीसी मशीन में आर्मेचर में कौन सी वोल्टेज इंड्यूस होती है? एक बार कमेंट में बताओ। डीसी मशीन, डीसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो आर्मेचर में कौन सी वोल्टेज बनती है? एसी के डीसी, बताइए। ऑब्वियसली एसी, यस और नो? अरे भाई बताइए जल्दी से, एसी बनेगी कि नहीं बनेगी? लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, मैंने एसी वेवफॉर्म बना के दिखाया था कि जो जनरेटेड वोल्टेज बनेगी आर्मेचर के अंदर, इंड्यूस वोल्टेज बनेगी, वो एसी बनेगी। फिर फर्दर एसी को किस किस एसी को डीसी कौन बनाता है जनरेटर में? बताइए जल्दी बताइए भाई। एसी को डीसी कौन बनाता है जनरेटर में? डीसी जनरेटर में एसी को डीसी कौन कन्वर्ट करता है? विच डिवाइस कैन कन्वर्ट एसी इंटू डीसी इन द डीसी मशीन? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कॉम्यूटेटर। कॉम्यूटेटर का क्या काम है? कॉम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग का क्या काम है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। थ्योरेटिकल चीजें समझ में आ रही हैं? तो एसी के बाद मैं इसको एसी, अरे लास्ट टाइम बताया तो था, ये देखिए आप देख ही नहीं रहे हैं। लास्ट टाइम क्लास देखो तो सही आप, ये पूरा मैंने पिच फैक्टर वगैरह बताया। ये देखो ये वाली स्लाइड, लास्ट वीडियो में ये वाली स्लाइड देखना था। मैंने आपको बताया था कि ये वेवफॉर्म बन रही है आर्मेचर के अंदर।
ये क्या है, हमारी कोयल है आर्मेचर, ठीक है, ये कोयल है हमारी जो अंदर लग रही है, और इनको इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, कम्यूटेटर से, है ना। तो कम्यूटेटर क्या कर रहा है, सी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, किसको कन्वर्ट कर रहा है, एसी को डीसी में। ठीक है, अब नया कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना है यहाँ पर, मुझे एक बात बताओ कि ये जो एन लगा हुआ है और जो एस लगा हुआ है, ये क्या है, ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट। क्योंकि हमने ये वाइंडिंग से इस स्टेटर को हमने एक सप्लाई दी है, कुछ वाइंडिंग यहाँ पे लगाई है और उस वाइंडिंग को हमने सप्लाई दी है, करंट दिया है, इसलिए नॉर्मल मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एन पोल दिख रहा होगा, एक साउथ पोल दिख रहा है, और बीच में एयर है। तो आपको मैं हमेशा बता दूं, एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। एयर में जो मैग्नेटिक फील्ड चलती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, यस और नो। तो जो स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगाई है आपने, स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगाई, उस वाइंडिंग से स्टेटर का पार्ट, ये वाला पार्ट आपका, ये स्टेटर का ये वाला पार्ट मैग्नेट बन गया। ये मैग्नेट का एन पोल है, ये मैग्नेट का एस पोल है, और एन और एस पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होंगी आपको, दिख रही है एरो, देखो एरो किधर से किधर जा रही है, एन से एस की तरफ। क्या ये बात क्लियर हुई। उसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है स्टूडेंट, सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर रोटेटिंग पार्ट है, रूटर पार्ट है। रूटर पे भी कुछ वाइंडिंग होगी, रूटर पे आपका आर्मेचर होगा, आर्मेचर में भी कुछ वाइंडिंग है, यस और नो, यस और नो। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टेटर एन और एस है, स्टेटर में एन और एस है, तो स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड बन गया, स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और जब जो ये रूटर के अंदर जो आर्मेचर कनेक्टर रखे हुए हैं, जब इनके अंदर से करंट फ्लो होगा तो ये भी तो बन जाएंगे मैग्नेट। तो जो आर्मेचर के कंडक्टर हैं वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करने लगेंगे। भाई अगर ये वाला पार्ट, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो आपने करवाया। आर्मेचर के जो कंडक्टर हैं उनमें से भी तो करंट फ्लो होगा बाद में, जब वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। तो अपनी सेंटर जो आर्मेचर है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब क्या दिक्कत हो गई, हमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आउटर साइड से चाहिए था, हमें तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मिल गया आर्मेचर के अंदर। अब ध्यान से सुनिए, और कहां मिला है, आर्मेचर के अंदर। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, मेन फील्ड फ्लक्स जो होती है और जो आर्मेचर की फील्ड होती है, ये आपस में इंटरेक्ट करने लग जाती है। जो मेन फील्ड फ्लक्स है आर्मेचर की फ्लक्स से इंटरेक्ट करेगी, तो ओवरऑल जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है रिड्यूस, क्योंकि आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया। और हालांकि वो मैग्नेट बनना नहीं चाहिए था, मैग्नेट तो हमने बाहर से बनाया था, इसलिए आर्मेचर रिएक्शन इसको नाम दिया गया। आर्मेचर के कंडक्टर की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्मेचर रिएक्शन। जो बाहर की मेन फील्ड फ्लक्स है, ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया ये एन पोल है, ये एस पोल है, इन्होंने मिलके बनाई एक मैग्नेटिक फील्ड 100, कितनी बनाई, 100 मैग्नेटिक फील्ड बनाई, है ना। और अंदर आर्मेचर के अंदर -10 मैग्नेटिक फील्ड बन गई, कितनी बन गई, -10, अपोजिट डायरेक्शन में बन गई। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी बची, 90। अब मुझे बताइए, जो मेरी मेन फील्ड थी 100 थी, अंदर आर्मेचर के -10 फील्ड बन गई, तो मेरी मेन फील्ड जो है वो कम हुई कि नहीं, हमारी मेन फील्ड कम हो गई, यस और नो। यही इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर ये MNA और GNA क्या है। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अब MNA GNA क्या होते हैं, MNA और GNA क्या होते हैं, ध्यान से सुना है। देखो स्टूडेंट, GNA क्या होता है, इसको सुनो पहले। GNA होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। मैं मेन स्क्रीन पे आ रहा हूं, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ऐसे समझिए, मशीन को इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करना, मशीन को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक एग्जांपल तो ये, और भी हो सकता है इसका एग्जांपल। एग्जांपल तो ये, GNA क्या करती है, मशीन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनके परपेंडिकुलर जो हमारे जो डायरेक्शन ये बन रही है, अब ये GNA क्या है, GNA।
अब एमएनए क्या होती है बच्चों? देखो जीएनए की फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, मशीन के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और एमएनए क्या होती है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये मशीन का वो वाला पार्ट होता है जहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ये वो वाला पार्ट है मशीन का जहां पर कंडक्टर के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। मैं एक बार आपको पुरानी फाइल में लेके चलता हूं, देखिए ये वाली फाइल देखिए आप। जब ये कंडक्टर घूम रहा था मशीन के अंदर, जब ये कंडक्टर घूम रहा था मशीन के अंदर, तो क्या इस कंडक्टर के अंदर हमेशा आपको ईएमएफ मिलेगी? देखिए जब ये कंडक्टर यहां पर होगा तो उस टाइम हमें वन पे है, तो इस टाइम इस कंडक्टर के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड टच नहीं कर रही है सर नो, सॉरी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होंगी एनएस, लेकिन यहां पर कंडक्टर नहीं है। जब तक कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का संपर्क नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगी। तो यहां पर देखिए ईएमएफ कितनी है? 0। जहां जहां पर ईएमएफ 0 है वो पॉइंट हमारा बन गया मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्लियर हुआ? जब हमारा आर्मेचर कनेक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो लोड की कंडीशन जब होती है, हमने कोई लोड नहीं लगाया अभी मोटर पे, तो हमारा जो जीएनए वाली लाइन है और जो एमएलए वाली लाइन है वो सेम पॉइंट पे होगी। इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। क्या करना? कोइंसाइड करना। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर हमारे पास टोटल फ्लक्स 100 है, कितनी है? टोटल फ्लक्स 100 है, और अगर आर्मेचर की भी फ्लक्स आ गई, किसकी फ्लक्स आ गई? मान लिया वो -10 है, तो हमारे पास फ्लक्स नेट फ्लक्स कितना बचा? 90 बचा। तो हमारी जो मेन फ्लक्स है वो कम हो गई। क्या हो गई? अब अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कम हो जाती है, इसका हमारे जनरेटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप 10 मिनट रुकिए, मैं सारा आपको बताऊंगा। जनरेटर का काम क्या है? जनरेट करना वोल्टेज। और अगर जनरेटर के अंदर फ्लक्स कम बन रही है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, वेट करिए। अभी एमएनए जीएनए क्लियर हो गया आपको? अभी जब तक लोड नहीं है, मशीन पे लोड नहीं लगाया, तो आपके एमएनए और जीएनए एक ही पॉइंट पे आएगा। एमएनए के अंदर एक पॉइंट और भी है, जहां पर मशीन में एमएनए होता है वहीं पर हम रखते हैं अपने ब्रश। ब्रश का काम क्या होता है? जो अंदर एसी हमारी बनी है सप्लाई में, उसको एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई करना, क्योंकि जो कम्यूटेटर है वो तो घूमता है रोटर के साथ, ब्रश घूमते नहीं है। ब्रश का काम क्या होता है? सप्लाई को एक्सटर्नल सर्किट में देना है। देखो जनरेटर के अंदर एसी बनी, जनरेटर के अंदर एसी बनी, बन गई एसी। उसके बाद कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर वो तो रोटर के साथ घूमता रहता है, समझ रहे हो? अब कम्यूटेटर के साथ अगर ब्रश भी घूमने लग जाए और ब्रश के साथ जो वायरिंग होगी वो भी घूमने लग जाए, तो पूरी मशीन के अंदर मोटर जो वायर्स होंगे आपस में वो मुड़ जाएंगी। तो ब्रश वो पार्ट होता है जो फिक्स होता है। तो ब्रश क्या करते हैं? करंट कलेक्ट करते हैं। मशीन जनरेटर में जो वोल्टेज करंट बना है उसको बाहर वाले सर्किट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ ब्रश ऐसी जगह रखे जाते हैं जहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस ना हो। तो हमेशा ब्रश कहाँ रखते हैं? एमएनए पे। कहाँ रखते हैं? ब्रश अगर स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो ब्रश बर्न हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में जब नो लोड कंडीशन है तो एमएनए और जीएनए हमारे एक ही जगह होंगे, ये बात याद रखना। पॉइंट नेक्स्ट नंबर 2, जैसे ही हमारी मशीन लोडेड होगी, आर्मेचर, और लोडेड करने का मतलब क्या है? आर्मेचर कनेक्टर के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। और जैसे ही आर्मेचर कनेक्टर के अंदर, ये आर्मेचर कनेक्टर रखे हुए हैं, इनके अंदर करंट फ्लो होता है, इमीडिएटली आर्मेचर के अंदर करंट, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, किसी वायर के अंदर अगर करंट बन गया तो वायर वो क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर से जा रही थी, ऐसे जा रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन गई, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड सीधा जा रही थी, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड सीधा जा रही थी, अब वो टिल्ट हो गई। क्या हो गई? टिल्ट। देखो ध्यान से देखो, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले एरिया, नॉर्थ के अपर एरिया में, यहां पर इनकी डेंसिटी कुछ और है, यहां पर इनकी डेंसिटी कम हो गई, यहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहां पर डेंसिटी कम हो गई, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड कम दिख रही है। और क्योंकि कहीं कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, ये ऐसा होने से हमारा जो एमएनए है जो यहां पर था, वो एमएनए कहां पर आ गया? इस लाइन पर आ गया। अब आप मुझे बताइए,
हमारा ब्रश कहाँ पे रखा हुआ है पहले। अब मशीन है, बार बार तो ब्रश चेंज करेंगे नहीं। हमारे ब्रश तो ये रखे हुए, देखो ये ब्रश रखा हुआ है, दिख रहा है आपको। ब्रश हमेशा कहाँ होना चाहिए, एमएनए पे। लेकिन अभी तो एमएनए चेंज होगी मशीन की। अब ऐसा तो नहीं है कि बार बार आप मशीन का ब्रश चेंज करोगे। ब्रश की पोजीशन मैकेनिकल लगा हुआ था वहां तो एमएनए शिफ्ट कर गया, क्या कर गया। और अगर एमएनए शिफ्ट कर गया तो ब्रश पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, और स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो ब्रश डैमेज कर जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन का मतलब होता है हमारी एमएनए की पोजीशन शिफ्ट होना और ओवरऑल फ्लक्स का कम होना। ओवरऑल जो फ्लक्स है वो कम हो जाती है, डिस्टोर्ट हो जाती है। ये देखिए आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन से जो फ्लक्स डेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम। दूसरा पॉइंट, जो नेट फ्लक्स है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। डिस्टोर्ट का मतलब बच्चों यहाँ देखो, कहीं पर फ्लक्स ज्यादा है, कहीं पर फ्लक्स कम है, इसको डिस्टोर्शन बोलते हैं। आर्मेचर रिएक्शन से जो आपका न्यूट्रल जोन है, जो एमएनए है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यस और नो। और इससे इसी को बोलते हैं कम्यूटेशन प्रॉब्लम। कम्यूटेशन प्रॉब्लम हमारा एसी टू जो डीसी होता है और जो स्पार्किंग ब्रश में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोसेस कहीं ना कहीं, कम्यूटेशन किसको बोलते हैं, एसी को डीसी या डीसी को एसी में बदलने के प्रोसेस को। वो जो ऑपरेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारी एमएनए शिफ्ट हो जाएगी। क्या शिफ्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया, कंसेप्ट सिखाया था कि जो जनरेटेड ईएमएफ है वो किस बात पे डिपेंड करती है, एन फाई पे। तो लिख लेते हैं इसको एक बार। जो जनरेटर की ईएमएफ है वो मेनली दो बातों पे डिपेंड करती है, एन पे और फाई पे। अगर ये फाई कम हो रहा है तो मुझे बताइए ईजी और फाई में क्या रिलेशन है। जनरेट जो वोल्टेज होगी वो प्रोपोर्शनल दिख रहा है मुझे फाई के, मेन फ्लक्स के, मेन फ्लक्स से। अगर हमारी मेन फ्लक्स कम है, क्या जो जनरेटर की जनरेटेड वोल्टेज है, जनरेटर की जो जनरेटेड वोल्टेज है, क्या वो भी कम होगी। तो हमारा जो जनरेटेड वोल्टेज है, जो जनरेटर होगा, हमारा जो जनरेटर होगा वो ईएमएफ जो बनाएगा वो भी कम बनाएगा। इसलिए आर्मेचर रिएक्शन से ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन काम कर रही है। क्या कर रही है। अब आर्मेचर रिएक्शन दूर कैसे करेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको आज पता चल जाना चाहिए कि आर्मेचर रिएक्शन से ओवरऑल ईएमएफ जो जनरेटर वोल्टेज बनाएगा वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। कम्यूटेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। ये सारे के सारे इफेक्ट हैं, ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे इफेक्ट किससे हैं, अफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, अफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है जी। ओके, आगे देखिए। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए, चलिए थोड़ा सा लास्ट में टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट इसको एक बार देखिए, इस मोटर और जनरेटर के लिए सेम बनाऊंगा मैं। ये वाला ग्राफ मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ग्राफ देख लीजिए आप, इसको मैं बनाऊंगा अब दोबारा, मैं जनरेटर के लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर बताऊंगा आपको, देखिए उसमें क्या होता है। ये एक ना, जो मोटर के अंदर जो स्टेटर पे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, वायर लगाओगे, तो स्टेटर को आपने स्टेटर पे आपने करंट दिया, स्टेटर को करंट दिया, तो स्टेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है, ये कौन सी वाइंडिंग है, स्टेटर पे जो आपने वाइंडिंग लगाई हुई है उस वाइंडिंग को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग। उस वाइंडिंग का काम क्या है, स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाना। अभी तो सिखाया था, ये है वो मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये किससे बने, स्टेटर की वाइंडिंग से बने। किससे बने, इनको मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखा दिया आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं आईएफ करंट, ठीक है। इसको बोलते हैं, मैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग, ठीक है जी। अब इसके बाद एक और यहाँ पर जनरेटर, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ आज, जनरेटर।
कंसेप्ट देखना फिर, ये बाकी तो नोट्स में आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट देखना किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो जनरेटर के अंदर ये क्या है, जनरेटर की जनरेटेड ईएमएफ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर ना इसको, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये जनरेटर की वोल्टेज, ये जनरेटर ने वोल्टेज बनाई। यहाँ पर आप ये भी बना सकते हो इस तरह से, ये ग्राफ बना लो, ठीक है। ये तो है जनरेटर ने जो जो वोल्टेज बनाई, यहाँ से करंट निकलेगा, और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है आर ए, ये करंट निकला यहाँ से जनरेटर से आई ए। ये जो ब्रश लगे हुए ना बीच में, आपको बताया था मैंने, सप्लाई जनरेटर के अंदर और बाहर एक्सटर्नल सर्किट के बीच में जो सप्लाई है, वहाँ पे बीच में ब्रश भी लगे हुए हैं, तो ये ब्रश का ड्रॉप है। जनरली ब्रश के ड्रॉप की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 वोल्ट लेते हैं। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट ले रहे हो आप, तो ब्रश की जगह शॉर्ट सर्किट बना दो। क्या बना दो, बहुत कम ये गिवन होता है, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई बाहर की तरफ निकलेगी, और यहाँ हमें मिल जाएगी टोटल सप्लाई जो जनरेटर के आउटपुट पे हमें मिलनी है, डीसी सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है। चलो केवीएल लिख के दिखाओ मुझे। माइनस यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले माइनस ईजी है ना, फिर करंट एंटर करेगा प्लस से, तो यहाँ पर क्या ड्रॉप बना, आई ए आर ए, आई ए आर ए, ठीक है, प्लस वी। और आप कहेंगे ये क्यों नहीं लिखा आपने, लिख लो इसको भी, वी भी लिख लो। भाई जनरेटर की वोल्टेज है, एक आर ए में जा रही है, एक वीबी में जा रही है। आप ध्यान से समझ पा रहे हो केवीएल कैसे लिखा मैंने? जिनको समझ में नहीं आया वो मुझे डाउट लिख सकते हैं, डी लिख दो, लिख देना ऑप्शन में। मैंने कुछ नहीं, मैंने केवीएल लगाया है। जिनको केवीएल लगाना नहीं आ रहा है वो एंड में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ केवीएल बताऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 0, तो बेटर ये है कि आप, क्योंकि हमने वीबी को 0 माना है, तो वीबी को तो 0 छोड़ ही दो, मत लो इसको। ईजी यहाँ पर माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा, तो ईजी प्लस का बन जाएगा इक्वल टू आई ए आर ए प्लस वी। मैंने ब्रश का ड्रॉप 0 वोल्ट माना, याद रखना, ठीक है। तो ये तो हमारे जनरेटर की वोल्टेज है, जो आई ए, जनरेटर की वोल्टेज कहाँ कहाँ गई है, एक तो आर्मेचर में ड्रॉप हुई है। अरे यार ऐसे समझो ना, अगर जनरेटर ने 100 वोल्ट बनाई है, तो मान लिया आर्मेचर में कितनी ड्रॉप हो गई, 5 वोल्ट ड्रॉप हो गई। तो सप्लाई सप्लाई में आउटपुट में मुझे कितना मिलना चाहिए केवीएल के हिसाब से, 100 ये है, 5 ये है, और अगर ये इक्वल है तो जनरेटर में आउटपुट में कितना गया, लोड पे कितना गया, 95 वोल्ट, 95 वोल्ट गया। यही केवीएल तो है, 100 इक्वल टू 100, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट बनेगा। ये एग्जाम्पल है। तो ये आपका बन गया जनरेटेड वोल्टेज। जनरेटर ने कितनी वोल्टेज बनाई है, जितनी भी जनरेटर ने वोल्टेज बनाई है, उस वोल्टेज का कुछ पार्ट आर्मेचर में ड्रॉप हो जाएगा और बाकी कहाँ चल जाएगी, लोड में। ये लोड वोल्टेज है, लोड में आउटपुट वोल्टेज एक तरह से मान लो उसको। अच्छा, जो जनरेटर ने पावर डिलीवर करनी है, जनरेटर कितनी पावर डिलीवर करेगा बताओ? हाँ जी, कितनी पावर, जो जनरेटर ने वोल्टेज बनाई है वो है ईजी, और जनरेटर का आउटपुट करंट कितना है, देखो आई ए आर्मेचर करंट, ये डिलीवर पावर है। अरे वी इंटू आई, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ये वी, और इंटू आई, वी इंटू आई क्या होता है, पावर। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये जो जितने भी आपको मैं डीसी जनरेटर करवा रहा हूं, इनके केवीएल इक्वेशन आपको लिखने आने चाहिए। क्या आने चाहिए, केवीएल इक्वेशन। अभी मैं नेक्स्ट सिखाता हूं आपको एक और, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये कौन सा जनरेटर था, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर था, कौन सा था? तो आज इसकी आप ना प्रैक्टिस करो, जितने भी मैंने आपको मैंने सर्किट करवाए हैं ना, उन पे सबकी केवीएल बना के देखो। कल हम इसको कंक्लूड करके खत्म कर लेंगे, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, कुछ रिजल्ट लिखवाने हैं ना मैंने, इसीलिए मुझे से ये टॉपिक मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि अभी इसको बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी एग्जाम आप लोगों को पता है कि आ ही गए हैं, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं इन वाले पार्ट को ना। अब दोबारा इसकी रिवीजन ही करेंगे, बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया जनरेटर्स के? जिनको अभी भी डाउट है वो पूछ सकते हैं मुझसे। अभी कहीं जाना नहीं है, क्लास होगी, अभी चल रही है क्लास, ठीक है। अब मैं आपको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर दिखाता हूं, उसके ऑब्जर्वेशन बताता हूं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन याद करनी है, ठीक है। ठीक है, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ। देखो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे। देखो जो डीसी जनरेटर होता है ना, जो डीसी जनरेटर है, वो डीसी जनरेटर में दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोला बच्चों इसको? अभी भी हम करके आए हैं सेपरेटली एक्साइटेड। बताओ सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग अलग है। ये देखो, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से अलग दिख रही है, सेपरेटली एक्साइटेड। और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। इसका फिगर देखो भाई, जो बेस्ट जनरेटर है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो शंट जनरेटर होता है। सेल्फ एक्साइटेड में एक टाइप है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर, शंट जनरेटर। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये कितने टाइप है, आप इसको याद करके अगर आते तो ज्यादा बेटर था। सब आपको ऑलरेडी कर चुके हैं, सब कर चुके हैं आप। ये देखिए डीसी जनरेटर में एक तो सेपरेटली एक्साइटेड अभी भी करवाया मैंने आपको, अब सेल्फ एक्साइटेड करवा रहा हूँ। सेल्फ एक्साइटेड में एक तो शंट जनरेटर होता है, एक सीरीज होता है और एक कंपाउंड होता है। सिमिलरली मोटर में एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होती है, सेल्फ एक्साइटेड में फिर तीन मोटर आएंगी, शंट, सीरीज और कंपाउंड। शंट, सीरीज और कंपाउंड। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी मैंने देखो 3 स्टार लिखा हुआ इस पे, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला भी था कि टाइप याद करना, टाइप याद करके रखना इसकी, ठीक है। शंट जनरेटर की बात करें, किसकी बात करें? शंट जनरेटर। डियर स्टूडेंट्स, ये वो जनरेटर है जिसमें आपका जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपने देखा होगा आर्मेचर रिएक्शन में फ्लक्स चेंज हो जाता है, ये सुन लो, फ्लक्स कांस्टेंट होता है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो फील्ड वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो आपका जो जनरेटेड ईएमएफ बनेगा, अगर फिक्स वोल्टेज आपको चाहिए, जो जनरेटर ने ईएमएफ बनाई है वो भी कांस्टेंट बनेगी। तो जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज बनती है, एक फिक्स वोल्टेज बनती है, जहां आपको सिंपल कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, वो हमें किसमें मिलती है? हमेशा शंट जनरेटर में। किसमें मिलती है? शंट जनरेटर। कहां यूज होता है? कहां यूज होता है बच्चों? जनरली जो आपके बैटरी चार्जर होते हैं, जनरली जो आपके एग्जांपल है बैटरी चार्जर वगैरह होते हैं, वहां पर हमारा शंट जनरेटर होती है। ठीक है जी। एक है आपका सीरीज जनरेटर। कौन सा है? सीरीज जनरेटर। फिगर ऑलरेडी आपको मैं लास्ट फिगर मैंने दिखाई थी, क्या कहते हैं, इस पीपीटी में ऑलरेडी बनी हुई है फिगर, आप एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। देखिए ये वो जनरेटर है जहां पर हमारे आर्मेचर में जो करंट बह रहा है, फील्ड में जो करंट बह रहा है और लोड में जो करंट जाएगा सब सेम होते हैं। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि सारे करंट कब सेम होते हैं? सीरीज में तो सेम होते हैं। सीरीज का मतलब क्या? सेम करंट। स्टूडेंट यही वो आपका सीरीज जनरेटर है जिसमें फ्लक्स हमेशा आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? कब तक? जब तक सैचुरेशन, अप टू सैचुरेशन तक, अप टू सैचुरेशन तक, मतलब जब तक सैचुरेशन नहीं बन जाता। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो आपके दिमाग में जाना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम हो गया या ज्यादा हो गया, बस आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होती है, कौन से जनरेटर में होती है?
सीरीज जनरेटर में, क्योंकि सब कुछ इसमें क्या है, सीरीज में। कहाँ यूज होती है, वेल्डिंग एप्लीकेशन में। किसमें कहाँ यूज होती है, वेल्डिंग एप्लीकेशन जो होते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? नेक्स्ट एक होता है शंट। दो जनरेटर की है अभी हमने, शंट जनरेटर की है और सीरीज जनरेटर की है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मिक्सचर से एक और जनरेटर बनेगा जिसको हम कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम, अगर आप देखें आप, देखिए आप, तो आज मैंने आपको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में बताया, सेल्फ एक्साइटेड के शंट बता दिया, सीरीज बता दिया, ठीक है। शंट जनरेटर में कांस्टेंट ईएमएफ मिलती है हमें, यहाँ पर 5 प्रोपोर्शनल टू IA होता है। और कंपाउंड क्या होता है, सीरीज प्लस शंट दोनों का मिक्सचर होता है, सीरीज प्लस शंट दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसको कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी? तो थोड़ा सा ना मैं इसको अब अपकमिंग एक पीपीटी मुझे और बनानी है, कुछ स्लाइड्स और ऐड ऑन करनी है। एक बार मैं सारी स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। देखिए क्या क्या हमने अब तक यहाँ पे करना है। ये यहाँ से स्लाइड अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि जनरेटर क्या करता है और मोटर क्या करता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ना, और ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूछा था एक बार जनरेटर में कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, MCQ हुआ सीधा सीधा। ये जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अलग से। स्टेटर और रोटर के बारे में लिखा है, कौन स्टेटर होता है, कौन रोटर होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होते हैं, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर पे होते हैं। रोटेटिंग वाला पार्ट आर्मेचर कनेक्टर, ये वाले कनेक्टर कौन से कनेक्टर है, आर्मेचर कनेक्टर, ठीक है, कहाँ पर होते हैं, रोटेटिंग पार्ट पे रखे होते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बता दिया, योक वगैरह के बारे में। इंटरपोल अभी आपको कल मैं बताऊंगा। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरपोल वगैरह का यूज करते हैं। अभी आर्मेचर रिएक्शन बता दिया, मैंने कहा था कि मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, आज कर दिया मैंने, ठीक है। शाफ्ट वगैरह, आर्मेचर कोर वाइंडिंग वगैरह, कम्यूटेटर बता दिया डिटेल में क्या फंक्शन। ब्रश, ब्रश देखा आपने, ब्रश के बारे में देखिए आप। ये वाला पार्ट जो है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग दिख रही होगी आपको, क्या दिख रही होगी, और ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कौन घूम रहा है, ये वाला पार्ट, ये कम्यूटेटर घूमता है। अभी आप ये देखिए, ये वाली चीज, ये क्या है, ध्यान से देखो, ये क्या क्या ये भी घूमते हैं, नहीं, ब्रश है, ये क्या है, ब्रश। किसके बने होते हैं, पेपर में क्वेश्चन आया था एक बार, किसके बने होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट के। वेव वाइंडिंग, लैब वाइंडिंग ऑलरेडी डिस्कस, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया मैंने, ये सारा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आज ये जो पार्ट है इस पर डिस्कशन चल रही है हमारी, ये केवीएल इक्वेशन, शेरिसंट वगैरह पे। तो कल मैं इसको कंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर हम MCQ डिस्कस करेंगे डीसी मशीन्स के, ठीक है जी। हालांकि कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपने डीसी मशीन को ऐसे कर लेना है कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन है, ये वन लाइनर दिख रहे होंगे अब आपको, आज दिख गया होगा आपको। देखो एक पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे, हमें पॉइंट मिल गया आज, यहाँ पे देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लगाते हैं कार्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, है ना, दिख रहा है। तो कार्मेचर रिएक्शन को अगर आप कंपनसेट करना चाहते हो तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाऊंगा। तो कल मैं डिस्कस करूंगा क्या होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। यहां देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, MNA शिफ्ट ड्यू टू, अरे बताया था आज की क्लास में, MNA किस वजह से चेंज हुआ। अब ये मत कहना कि MNA पढ़ा नहीं मैंने, हो गया ये क्वेश्चन भी। जनरेटर की ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे और स्पीड पे। तो मैंने कहा था एंड तक आते आते सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे जिनसे आपको ऑब्जेक्टिव MCQ वगैरह कुछ भी पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर हुआ। तो एग्जाम के MCQ का जो भी पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ये कंटेंट देने की, ठीक है। स्टिल एनी डाउट एंड डिफिकल्टी तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज इतना ही करेंगे, ठीक है, चलिए।